वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कवर किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। वो होती क्या है, टाइनी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कितनी कितनी जरूरतें रही हैं, कितनी अपग्रेड्स उसके अंदर आई हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स आई हैं, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट और मार्केट करने के लिए क्या क्या सहायताएं की हैं, क्या क्या प्लान्स और स्कीम्स प्रोवाइड की हैं। तो वो सब हमने कवर किया था अपने पिछले लेक्चर में। नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है एग्जिम पॉलिसी, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। किस तरह से गवर्नमेंट की एग्जिम पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करती हैं, हिस्टोरिकली क्या चीजें रही थी और अब क्या चीजें चल रही हैं। तो लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसीज को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जिम पॉलिसीज हिस्टोरिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सिम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्स का मतलब यहां है एक्सपोर्ट और इम का मतलब है इंपोर्ट। तो एक्सिम एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट पर मिलकर बना है एक्सिम। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि एक्सिम क्या होता है तो बोलिएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1939। तो 1939 के अंदर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो सबसे पहले गाइडलाइंस वगैरह कंट्रोल्स या मेजर्स उनको प्रोमोट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, या जो भी वहां पर मेजर्स लिए गए उसके लिए सबसे पहली इस तरह की पॉलिसी गाइडलाइन कब आई थी? 1939 में, यानी प्री इंडिपेंडेंस ये बात की गई है। As a wartime measure under the Defense of India Act and Rules 1939, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और रूल्स 1939, तो आप पहले देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है। अब देखो उसकी पॉलिसीज कौन लेके आ रहा है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स 1939। तो ये वॉर टाइम मेजर कंसीडर किया जाता था उस 1939 के टाइम पे, ना कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर करके इसको वॉर टाइम एक्टिविटी कंसीडर किया गया। This was primarily with a view to regulate the available foreign exchange and limited shipping facilities for the war and for limited civil purposes। तो ये बताया गया है जो अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज था एंड जो हमारे पास वॉर टाइम के दौरान शिपिंग फैसिलिटीज, यानी कि जब हमको जैसे शिपिंग क्या होता है? चीजें यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, रिलोकेट करना। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर लिखा आता है कि शिपिंग क्या नाम है, शिप्ड, या शिपिंग ऑर्डर शिपिंग, इस तरह से लिखा आता है। तो उसका क्या मतलब होता है कि आपका ऑर्डर जो है वो चल चुका है, वो रास्ते में है, यानी कि इट्स ऑन दी मूव। तो शिपिंग फैसिलिटीज का मतलब यहां पे ये क्या है कि एक चीज को दूसरी जगह पर रिलोकेट, ट्रांसफर करने में जो वॉर के वक्त, युद्ध के समय जो किसी तरह की कंटिजेंसीज आती थी, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती थी, तो उस टाइम पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है, मेजर करना है, वो चीजें यहां पर बताई गई। After the war, the control was continued by the ordinance and thereafter by Imports and Export Control Act 1947। तो 1947 तक, 1947 यानी इंडिपेंडेंस के वक्त तक, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंट्रोल्स और मेजर्स थे ये हमारी ऑर्डिनेंस यानी डिफेंस के पास ही थे, हमारे मिलिट्री के पास थे। ये ट्रेड या इकोनॉमिक जो हमारे लॉस हैं उनसे अलग कंसिडर किए जाते थे। लेकिन 1947 इंडिपेंडेंस के दौरान ये चीजें जो है, इनका अपना एक्ट बन गया। कौन सा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। तो अब डिफेंस से ये चीजें उठकर कहां गई? अपना एक बिल हो गया, अपना एक लॉ हो गया। अब ये चीजें अपने अंडर खुद जो है कंट्रोल की जाती हैं, इनकी खुद की अपनी गाइडलाइंस है, ना कि किसी और एक्ट के अंदर इन चीजों को डिफाइन किया गया है। तो ये चीजें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 के थ्रू अचीव की गई थी। उसके बाद आता है दिस एक्ट वाज इनिशियली मेंट टू बी इन फोर्स फॉर ओनली 3 years बट हैज बीन एक्सटेंडेड एवर सिंस। तो 1947 के अंदर प्लान ये था कि ये एक्ट जो है ये सिर्फ 3 साल के लिए बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ये वक्त बीतता गया, ये एक्ट जो है रिपील ना हुआ, तो ये चीजें इसके अंदर अमेंडमेंट्स होती गई और यही एक्ट जो है अब धीरे धीरे करके एक्सिम जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर बना रहा। तो ये एक्ट जो है ये अभी भी इन प्लेस है। ये चीजें 3 साल के लिए बनाई गई थी लेकिन बाद में कंटिन्यू करनी पड़ी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंपोर्ट कंट्रोल डिड नॉट अंडरगो एनी स्ट्रक्चरल चेंज बट इट्स ऑब्जेक्टिव बिकेम क्वाइट डिफरेंट। जो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ, जैसा था जो फॉर्म उसको दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 1947 एक्ट के द्वारा, वो चीजें जो है वैसे ही रही, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन उसके जो पर्पस थे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए वो बनाया गया था, वो बदलते गए। The changed objective were no longer the regulation of wartime or post-war economy, but to help and guide a planned economic development। तो अब जो है
फोकस कहाँ गया कि सिर्फ वॉर टाइम या किसी इमरजेंसी के टाइम इस तरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल ना करते हैं, बल्कि एक कंट्रोल्ड एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ हमें सोचना है। हमें बाकी सारे एरियाज भी, क्योंकि आप देखो क्या सिर्फ वॉर या पोस्ट वॉर या उससे पहले प्री वॉर जो प्रिपरेशंस होती हैं, क्या एक वॉर टाइम ही ऐसा टाइम होता है जब आपको ये कंट्रोल्स लाने की जरूरत है? बाकी है क्या सारी जगह चीजें जो है अपने आप रेगुलेट अपने आप कंट्रोल में रहती है? नहीं, वहां पर भी आपको उसको रेगुलेट कंट्रोल और प्रमोट और सपोर्ट करना पड़ता है। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि बाद में 1947 के बाद में ये चीजें धीरे धीरे दिमाग लगाया, ये चीजें धीरे धीरे जो है हमने डेवलप करी अपनी थिंकिंग कि भाई सिर्फ वॉर टाइम में ही थोड़ी हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करना है, बाकी टाइम भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, तब क्या चीजें की जा सकती हैं। अब देखो होता क्या है वॉर टाइम के अंदर, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है आज, ठीक है, अब होगा क्या, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा है इस वक्त, चाहे कुछ भी हो, वो सब इमीडिएट हॉल्ट पे हो जाएगा, सीज हो जाएगा, वो जो जहां है वो वहीं पे रुक जाएगा। मान लीजिए कोई बॉर्डर के जैसे ही कोई मान ली मालगाड़ी जो है इंडिया से पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान से इंडिया आ रही है और इंडिया पाकिस्तान में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, वो दोनों मालगाड़ियां वहीं पे हॉल्ट कर दी जाएंगी, अपने अपने देश में भेज दी जाएंगी वापस। तो ये वही कंट्रोल्स की बात हो रही है कि ऐसे कंट्रोल्स क्या सिर्फ वॉर टाइम में ही करने हैं, बाकी टाइम पे नहीं करने? क्या बाकी टाइम में फ्री फ्लो होता रहे? अब कितनी चीजें ऐसी हैं जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो इलीगल चीजें हैं जो दूसरे देश से हमारे इंडिया में आ सकता है, तो उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा पोस्ट वॉर इकोनॉमी के अंदर, यानी कि जब इकोनॉमी स्टेबल है, यानी कि उसको प्लान करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। Apart from this general legislation, there are some special legislations having a bearing on various aspects of the import or the export of specific commodities. For example, Foreign Exchange Regulation Act, Custom Act, Coffee Act, Tea Act and Coir Industries 1953। तो ये कुछ एक्ट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, कस्टम्स जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है उनको लेकर, कॉफी को लेकर, टी को लेकर और कोयर इंडस्ट्रीज को लेकर। तो ये कुछ एक्ट्स बनाए गए थे, इनके अंदर अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं इन कमोडिटीज को लेकर। जैसे होता है ना ये चीज की, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये एक्ट बना है, ओवरऑल हर चीज को कवर करता है, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें हैं जिनको उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स के अंदर ज्यादा अच्छे से समझाया गया है। सिमिलर फंक्शन ये भी है, बाकी सारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट के ऊपर ये जो है कंट्रोल रखेगा, बट कुछ चीजों को छोड़कर। वो कौन सी हैं? एक तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, एक कस्टम्स हो गया, एक अपना कॉफी हो गया, टी हो गया और कोयर इंडस्ट्री हो गया। तो ये 3-4 एक्ट्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव कमोडिटीज को ट्रीट करते हैं। फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनके ऊपर कोई खास इंप्लीकेशंस है नहीं। The Import and Export Control Act is a short enactment consisting of 8 sections। बहुत छोटा सा एक्ट है, 8 सेक्शंस का मात्र। तो की सेक्शन इज सेक्शन 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3। This section of the act empowers the central government to make provisions by an order that was published in the government gazette for prohibiting, restricting or otherwise controlling the import into and export of goods out of India। तो 8 सेक्शंस का ये एक्ट है। कौन सा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, जिसके अंदर से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3। ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। ये सेक्शन जो है इस एक्ट के अंदर, ये सेक्शन 3 ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 पावर देता है सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने के लिए जिससे वो प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है किसी भी चीज के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को। ये चीज आप याद रखेंगे। कौन सा सेक्शन है? ये आपके नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कर्ब या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? वो है सेक्शन 3 ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। This gives the government the absolute power not only over the export and import of any commodity, but also the ordinary trade in any imported commodity। तो ये चीजें बताई गई हैं। सेक्शन 3 एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए। The Import Control Order has given rise to the system of import licensing। तो Import Control Order 1955 के अंदर लाया गया था। सिमिलरली Export Control Order भी 1962 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर इंपोर्ट्स के लेके कंट्रोल अलग मेंशन किए गए हैं, एक्सपोर्ट्स को लेकर कंट्रोल किस तरह से करने हैं, कंट्रोलिंग मेजर्स क्या होने चाहिए, वो उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इसमें लिखा है इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर हैज गिवन राइज टू द सिस्टम ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कि अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी है अप टू अ स्पेसिफिक, अगर वो कंज्यूमर गुड है देन लाइसेंसिंग की इतनी कोई खास आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर वो कोई ऐसी स्पेसिफिक कमोडिटी है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा,
तो वो लाइसेंस जो है आपको किसके अंडर मिलेगा, इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर के अंदर। वो भी कहां दिया गया था, सेक्शन 3 के अंडर ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को प्रैक्टिस करते हुए ये ऑर्डर लाइक ये इशू किए थे। The good indicated in this order cannot be imported without a license from the appropriate licensing authority unless the government has granted an exemption to any commodity from licensing। तो जो इस ऑर्डर के अंदर देखो, इंपोर्ट के अंदर वो कमोडिटीज का नाम दिया गया है जिन कमोडिटीज को आप बिना प्रायर लाइसेंस के इंपोर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर के अंदर उन कमोडिटीज का नाम दिया गया है जिनको आप बिना लाइसेंस या परमिशन के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि कुछ ऐसे गुड्स जो आप बिना लाइसेंस के अपनी कंट्री में मंगा नहीं सकते, और कुछ ऐसे गुड्स जो आप अपनी कंट्री से बाहर बिना लाइसेंस के भेज नहीं सकते। The import control order prescribed some general factors for guiding the issue of license, for example, the non-availability of foreign exchange, the interest of the state and so on। तो कुछ इस तरह के फैक्टर दिए गए कि कितना लाइसेंस इशू करने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज कितना अवेलेबल है और इस तरह के फैक्टर, कमोडिटी किस तरह की है, वो बहुत ये गाइडलाइन प्रॉपर से इसके अंदर इशू की गई। Detailed guidelines were, however, given through annual announcements made by the central government Minister of Import Trade Control Policy Book। तो इसको नाम दिया गया रेड बुक। ये क्या बोला गया है कि डिटेल्ड, देखो जब भी कोई एक्ट आता है ना, तो एक्ट जब आता है आपने देखा होगा उसका सेक्शन 1 जो है, कभी कभी बहुत बार क्या होता है, जैसे जीएसटी जो है उसके इनिशियल कुछ सेक्शंस जो हैं 2017 के अंदर आ गए थे जुलाई में, ठीक है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसके अंदर हमने और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और नई नई चीजें, नई नई चैलेंजेस आए, तो नए नए सेक्शंस ऐड होते गए। और नए नए सेक्शन जब भी ऐड होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं, वो सर्कुलर्स के थ्रू या इस तरह की ऐसी पॉलिसी बुक्स के थ्रू ऐड किए जाते हैं कि नया सेक्शन ऐड कर दिया गया। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर टीडीएस को लेकर 2 नए सेक्शंस 194 एन 194 एम ऐड किए गए थे। वो ऐड कैसे किए गए थे, सर्कुलर और नोटिस के थ्रू। ऐसे ही एक्ट आ जाता है, मान लीजिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से मान लीजिए 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 एक प्रीमिसेस होता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं मोस्टली, और सेक्शन 3 में जो है पावर एडहेर की जाती है कि इस एक्ट में ये एक्ट किसको पावर दे रहा है, क्या इस एक्ट के अंदर जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको प्रैक्टिस करने की। जैसे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कोई ऐसा एक्ट बनाया गया है जैसे फॉर्म लॉज हैं, तो उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों की पावर्स दी जाती हैं। तो इस तरह से जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसको पावर देनी चाहिए। तो वो चीजें सेक्शन 3 में, फिर सेक्शन 4 आते हैं, सेक्शन 5 आते हैं, इस तरह से बढ़ते जाते हैं सेक्शंस। और जैसे जैसे सेक्शंस बढ़ते जाते हैं उसके अंदर नए नए चैलेंजेस और नई नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं, वो की जाती हैं सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, किसके अंदर, गवर्नमेंट गजेट के अंदर। तो यहां पर रेड बुक का नाम दिया गया है। रेड बुक के अंदर इस तरह की नए नए सेक्शंस जो हैं ऐड किए गए, गाइडलाइंस ऐड की गई कि इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, वो चीजें रेड बुक के थ्रू बता दी। Currently is in force for a longer period. There was another accompanying publication titled Import Trade Control Handbook for Rules and Procedure। तो एक ऐसे ही अपनी रूल्स एंड प्रोसीजर को लेकर एक और हैंडबुक बनाई गई। इसके अंदर गाइडलाइंस थी, इसके अंदर रूल्स और प्रोसीजर्स थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इन द वेक ऑफ सी चेंजेस इन द ट्रेड पॉलिसी इन द रीसेंट ईयर्स, कह रहे हैं बड़े चेंजेस, सी चेंजेस का मतलब बड़े लेवल पर चेंजेस। देयर वाज देन अ मच स्मॉलर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी 2002-2007। तो एक छोटी पॉलिसी 5 साल की एक्सपोर्ट एंड एक्सिम पॉलिसी 2002 से 2007 में आई थी, विच sought टू अशर इन एन एनवायरमेंट दैट वाज फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। तो हमारी एक्सिम पॉलिसी 2002-2007 ऐसी पॉलिसी थी जो रिस्ट्रिक्शंस को, लाइसेंसेस को फ्री करती है। रिस्ट्रिक्शन मतलब वो चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्टिव रोल हटाकर एक रेगुलेटरी और एक प्रमोशन जो है वो रोल करना पड़ेगा। यानी कि इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग, इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड प्रमोट दीज एक्टिविटीज। तो वो चीज यहां पर की गई थी, किसमें, एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2002-2007 में। The legal frame of export control as in the case of import is provided by the Import and Export Control 1947। तो जैसे हमने ऊपर इंपोर्ट कंट्रोल पढ़ा वैसे ही एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1962 में आया था, जिसके अंदर एक्सपोर्ट को लेकर इस तरह की कमोडिटीज लिस्ट की गई थी जो आप बिना लाइसेंस के मंगा नहीं सकते, या उनको ऊपर उनकी क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, या उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी है। इस तरह की लाइसेंसिंग और कोटाज वगैरह फिक्स किए गए थे, सिमिलर टू इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर।
उसके बाद दी एक्सटेंट ऑफ डीटीए सेल्स। डीटीए सेल्स होता है कुछ डायरेक्ट, यानी कि जो अपना इंडियन टैरिफ एरिया है जहां पर आपको कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की टैरिफ पे करना पड़ेगा। टैरिफ क्या होता है? सिमिलर टू टैक्स, एक पेमेंट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है आपके कोई भी चीज करने के लिए। जैसे यहां पर डीटीए सेल्स है, यानी कि एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जहां पर आप सेल्स कर सकते हो। अगर आप वहां सेल्स करेंगे तो आपको एक सर्टेन टैरिफ जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वही चीजें यहां पर बताई गई है। Will be in accordance with the entitlement. The DTA sale will be permitted in the ratio of 25-75 in relation to the export sale in case of unit whose use of indigenous raw material is more than 30% of the production. तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर प्रोवाइड की गई थी हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंदर। उसके बाद है इन ऑर्डर टू एनकरेज एक्सपोर्टर टू सेटअप ईओयू। ईओयू क्या होते हैं? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो एक्सपोर्ट करती हैं। और ईपीजी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, जैसे आपकी ये इस तरह की जोन्स नहीं होती एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसी तरह से ये जोन्स भी होती हैं जहां पे एक्सपोर्ट को प्रोसेस प्रमोट किया जाता है। तो दो चीजें हो गई यहां पर कि प्रमोट करना है, एंकरेज करना है उन एक्सपोर्टर्स को कि वो ईओयू लगा सके, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सेटअप करें कहां, और जो है ईपीजी भी सेटअप करें, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स सेटअप करें। The net foreign exchange earned by EOU or EPC units can be clubbed with the earnings of their parent companies in the DTA for the purpose of according house export house, trading house or star trading house status for the latter। यानी कि इनके अंदर जो अर्निंग हो रही है, यानी कि ईओयू और ईपीजेड के अंदर अगर कोई यूनिट सेटअप करी है किसी एक्सपोर्टर ने, तो उससे जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, उस अर्निंग को क्लब कर दिया जाएगा उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, ताकि डीटीए यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर उसका एक स्टेटस जो है उसको दिया जा सके, एक्सपोर्ट हाउस का, ट्रेडिंग हाउस का या स्टार ट्रेडिंग हाउस का। मतलब ये डिपेंड करता है कितनी कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उतनी ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है, और जितना अच्छा मतलब एक्सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा उसका स्टेटस बढ़ता जाएगा। तो स्टार ट्रेडिंग हाउसेस का क्या मतलब होता है? जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट डिमांड्स को अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, वो चीजें यहां पर दी हैं। तो आईपीआरएस क्या है? इंटरनेशनल प्राइस रिइंबर्समेंट स्कीम है फॉर सप्लाई ऑफ स्टील टू एक्सपोर्टर विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू। ये चीजें बनाई गई कि जो स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा ईओयू और ईपीजेड के अंदर सेटअप करना, और उनको इंटरनेशनल प्राइस रिइंबर्समेंट स्कीम के अंडर लाया जाएगा। जो उनको इंटरनेशनल प्राइस पे करना पड़ रहा है या उनको मिल रहा है वो स्टील को एक्सपोर्ट करके, या तो वो चीजें आपको रिइंबर्समेंट कर दी जाएंगी। तो ये रिबेट्स हैं कुछ इन चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए थे उस टाइम पर। तो ये चीजें धीरे धीरे करके किस लिए बनाई गई थी? ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट और एनकरेज किया जा सके। The DC Development Commissioners are being empowered to issue payment authority in lieu of Joint Chamber of Commerce and Export Subsidies। तो Joint Development Commissioners थे उनको empower दे दी गई थी, उनको पावर दे दी गई थी जो पावर पहले Joint Chamber of Commerce के पास हुआ करती थी। इस तरह की जो है पेमेंट्स इशू करनी है या सब्सिडीज वगैरह देनी है, रिबेट्स देने हैं, रिफंड्स देने हैं, कोई टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करनी है, तो जो पहले पावर किसके पास होती थी? जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास। वो पावर ट्रांसफर अब किसके पास कर दी गई? डेवलपमेंट कमिश्नर्स के पास, ताकि आसानी से और जल्दी से काम किया जा सके। उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक अप्रूवल स्कीम्स के ऊपर। ऑटोमेटिक अप्रूवल अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मोस्ट इंडस्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये जो हमने पढ़ा था ऊपर चीजें, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए थे उसके अंदर जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज को ना तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी ना रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज नहीं है। जैसे कि एक्सप्लोजिव हो गया या कोई लीकर वगैरह हो गया, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग जरूरी है। उसके अलावा अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप फ्री टू ऑपरेट जो है उसके अंदर आते हैं, आप अपनी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। The clearances of import on capital goods have also been made automatic, where capital good import are covered by foreign equity or where there are 25% of the value of plant and investment subject to a limit of 2 करोड़। तो ये क्या कह रहे हैं? जो क्लियरेंस थी, जैसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है ना, क्लियरेंस क्या क्या मतलब होता है? क्लियरेंस होता है जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान है जो आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो वो डॉक्स पे जब आ जाता है, यानी जब वो अपने पोर्ट्स वगैरह है वहां पर पहुंच जाता है शिप्स के थ्रू या कहीं कैसे भी, तो वहां पर आपको एक क्लियरेंस लेनी पड़ती है, एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ ये गुड मेरा है, मैंने इंपोर्ट करवाया है, ये मेरा लाइसेंस है इसको इंपोर्ट करवाने का, और ये मैंने इतने इतने पैसे दे रखे हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट जो स्पेसिफाई करता है ये गुड आपसे बिलोंग करता है, आपने इसको प्रॉपर लाइसेंसिंग के थ्रू इंपोर्ट करवाया है।
तो ये वही बात कह रहे हैं कि क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स थे जिनके अंदर 25% जो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो है क्या, ये वही कह रहे हैं द क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स have also been made automatic where capital good import are covered by foreign equity or where they are 25% of the value of plant and investment, 2 करोड़ तक की लिमिट, यानी कि 25% या 2 करोड़ विच एवर इज लेस, अगर उतनी लिमिट का या तो इन प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर उतनी लिमिट है या इक्विटी से कवर्ड है, वो फॉरेन इक्विटी से कवर्ड है जो कैपिटल गुड आप मंगवा रहे हैं, उन चीजों को ऑटोमेटिकली क्लियरेंस मिल जाएगी, उनके लिए आपको अलग से लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे, आप उनको जाके वहां से पिकअप कर सकते हैं। With a view in bringing about a comparable streamlining in the procedure for EOU EPZ approvals, a system of automatic approvals is being established for all proposals which fall within certain parameters। तो ये parameters ऊपर दिए गए थे, 25% या 25 मतलब फॉरेन इक्विटी से कवर्ड है कितना, अप टू लिमिट ऑफ 25% या 2 करोड़, तो विच एवर इज लेस, इनमें से जो जितना भी है आप अगर उतने में आपकी जो कैपिटल गुड आपने इंपोर्ट करवाया है उसकी वैल्यू आ रही है तो आप उसको फ्री में यानी ऑटोमेटिक अप्रूव करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर्ड वो हो जाएंगी, उनकी जो है आपको लाइसेंसिंग या क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Centralized clearance, a large number of issues relating to operations of units require a centralized clearance in the Ministry of Commerce and Industries. Powers are being delegated to the कौन थे ये development commissioners so that these approvals can be given on decentralized basis। तो अपने जो जैसे देखो पहले क्या होता था, अगर आप वो मान लीजिए अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवानी है तो पहले उसकी अथॉरिटी जो है वो किसके पास होती थी, आपके एमसीए के पास, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास इतनी बर्डन थी, उनके पास इतना काम आ रहा था, वो हर चीज टाइमली नहीं कर पाते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार सेटअप करे कि इन लोगों को अब मैं पावर दे रहा हूं, ये सर्टेन अथॉरिटी है, ये सर्टेन की भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनके नाम और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तक का जितना भी प्रोसेस है, प्रिलिमिनरी से लेकर इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन, ये सारी चीजें जो है, ये सारा जो अपना मेरा जो अभी एमसीए के पास पावर्स थी वो मैं किसको डेलीगेट कर रहा हूं, अब रजिस्ट्रार को, ताकि एक तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, जो लोग पहले एमसीए में लाइन लगा के खड़े होते थे अब वो अपने स्टेट जो या स्टेट के रजिस्ट्रार एंड डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके अपना काम करवा के आ सकते हैं। तो एक तो काम कन्वीनियंट हो गया लोगों के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सिमिलर फंक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसने परफॉर्म किया, डेवलपमेंट कमिश्नर्स ने। पहले ये चैम्बर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पास जाते थे, वहां से क्लियरेंस मिलती थी और सारे देश भर का जो है क्लियरेंस जो है अप्रूवल्स के लिए वहां पे एप्लीकेशंस आती थी, तो मिनिस्ट्री के पास तो बहुत बर्डन हो गया था, उन्होंने क्या किया, डेलीगेट करना स्टार्ट कर लिया, डिसेंट्रलाइज करना काम स्टार्ट कर दिया, किन के थ्रू, डेवलपमेंट कमिश्नर्स के थ्रू। अब लोग डीसीज के पास जाते हैं, डीसीज के पास जाकर वो अपना काम करवा सकते हैं छोटे लेवल्स के ऊपर। तो ये चीजें जो है यहाँ पर बताई गई। कंसेशंस टू ईओयू एंड ईपीजी, जैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो वहां पर आपको टैक्स हॉलीडेज मिलती हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, या और किसी तरह की जो है असिस्टेंट मिलती है, कंसल्टेंसी मिलती है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो उस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सिमिलर फंडा है अपने ईओयू का, यानी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और या फिर एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं। अगर यहाँ पर कोई एक्सपोर्टर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एक्सपोर्ट यूनिट सेटअप करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट कंसेशंस मिलते हैं उनका जिक्र यहां पर किया गया है। allowing entry of imported raw material on provisional assessment basis to expedite custom clearance। तो प्रोविजनल असेसमेंट के भी देखो, जब आप कोई चीज बाहर से मंगाते हो ना, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट से जब आप एग्जिट करोगे तो आप वहां पर क्या होगा, आपको अगर आप मान लीजिए वहां पर कोई गुड्स लेकर आ रहे हो तो आपको कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप दुबई गए, दुबई से आप कोई आईफोन्स वगैरह लेकर आए हैं, गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तो आपको वहां पर कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है वहां पर जब आप दुबई में एंटर करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि वहां पर ही आप कस्टम ड्यूटी पे कीजिए उनके ऊपर, वो कस्टम ड्यूटी जो है वो बन जाती है आपकी उस कॉमोडिटी के ऊपर। तो वो क्लियरेंस ही है एक तरह से कस्टम ड्यूटी, कि आप जो गुड्स वहां से लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको एक सर्टेन प्राइस पे, टैरिफ पे करना पड़ रहा है ताकि वो आप इंडिया में लेके आ सके। अदरवाइज तो आप वो चीज इंडिया में भी खरीद सकते हैं, बट आप बाहर से लेकर आ रहे हो तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वही चीजें हैं कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो है,
जो रॉ मटेरियल में बाहर से इंपोर्ट करवा रहा हूं उसके ऊपर प्रोविजनल असेसमेंट कर दी जाए, यानी कि उसकी जो इस तरह की असेसमेंट्स हैं जिसके अंदर उसको क्लियरेंस मिलनी है नहीं मिलनी, वो प्रोविजनल बेसिस पे कर दो और प्रॉपर असेसमेंट जो है उनकी वो लेटर स्टेज पे की जा सकती है। तो वही कह रहे हैं प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पर सामान जल्दी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जा सके ताकि एक्सपीडिएट करा जाए, मतलब उस प्रोसेस को जो है क्लियरेंस का वो थोड़ा फास्ट किया जा सके, इसलिए ये काम कराया गया। परमिटिंग यूनिट्स अंडर ईपीसी एंड ईओयू स्कीम्स टू सप्लाई ट्रांसफर फिनिश्ड गुड्स अमंग देमसेल्व्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बताई गई हैं, क्या क्या जो है मल्टीपल बॉन्ड्स जो है सिंगल बॉन्ड से कर दिया गया इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए, कि पहले क्या होता था, मान लीजिए आपको कुछ इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल बॉन्ड साइन करने पड़ते थे, अब क्या है सिंगल बॉन्ड साइन करना पड़ता है, सिंगल एक वो देनी पड़ती है क्लियरेंस देनी पड़ती है कि हाँ भाई ये गुड जो है मुझसे ही बिलोंग करता है, और अगर इस गुड के अंदर कोई भी इलीगल चीज है तो उसका जो है जिम्मेवार मैं हूंगा, तो उस तरह के बॉन्ड्स आपको साइन करने पड़ते हैं। और ये जो प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पर आप क्लियरेंस लेकर जा रहे हो, कल को अगर आपके गुड्स के ऊपर फर्दर असेसमेंट का चार्ज लगता है तो आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस असेसमेंट को पूरी तरह से कोऑपरेट करने की। तो वो उस तरह के इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। पहले मल्टीपल बॉन्ड्स थे, अब उसको सिंगल बॉन्ड कर दिया गया है। सारे प्रोसेस किस लिए किए गए, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, इन चीजों को प्रमोट किया जा सके। प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर दी, फिर प्राइवेटाइजेशन कर दी। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स को अगर आपको इंपोर्ट करवाना है तो उसका प्रोसीजर जो है सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले बहुत टेक्निकल होता था, आपको मल्टीपल परमिशंस क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, अब जो है वो चीजें नहीं करनी पड़ती। एक्सेस टू नॉन ओजीएल ओपन जनरल लाइसेंस कैपिटल गुड्स, तो इस तरह की देखो कुछ लिस्ट दी गई है, एनेक्स्चर्स हैं, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, एनेक्स्चर 3, उसके अंदर कुछ कैपिटल गुड्स, कुछ गुड्स बाकी नॉन कैपिटल गुड्स भी स्पेसिफाई किए गए हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो उनको छोड़कर अगर आप कोई और चीजें लेना चाहते हो, जो यानी कि जो ओपन जनरल लाइसेंस जो नॉन ओजीएल है, यानी कि जो ओपन जनरल लाइसेंस के अलावा, देखो ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर वो सारे कैपिटल गुड्स आएंगे जिनके लिए आपको इस तरह की क्लियरेंसेस नहीं लेनी पड़ेंगी, आप उनको आराम से इंपोर्ट करवा सकते हो। क्योंकि ये ओपन जनरल का क्या मतलब होता है, इसका नाम यही है कि ये ओपन है, जनरल है लाइसेंस। तो लेकिन नॉन ओजीएल यानी कि जो थोड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी का लाइसेंस है, उसके अंदर आपको जो है क्या करना है वो चीजें बताई हैं। एक्सेस टू नॉन ओजीएल कैपिटल गुड्स अदर देन दोज इन अपेंडिक्स 1 Part A has also been expanded for all exporter and export houses by the fact that the EXIM scripts entitlement has been increased and exporters are allowed to use EXIM scripts. Scripts क्या होती हैं, सिक्योरिटीज, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिक्योरिटीज। मान लीजिए आप कोई गुड मंगा रहे हैं तो आप उसको पैसे ना देके आप उसको सिक्योरिटीज इशू कर देते हैं कि भाई कल को जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुमको पैसा दे दूंगा, तुम इतने टाइम तक मेरे शेयर्स यूज करो, उसका इंटरेस्ट डिविडेंड बैठ के आराम से खाओ। तो उस तरह की स्क्रिप्ट्स का मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी सिक्योरिटीज। हार्मोनाइजिंग ट्रेड एंड कस्टम क्वालिफिकेशंस, तो ट्रेड और कस्टम्स को आपस में हार्मोनाइज किया गया। ट्रेड पॉलिसीज जो है, देखो कस्टम्स होता था, एक्साइज होता था, ये सारी चीजें जो है आपको ये क्लियरेंस हाउसेज ही हैं, ठीक है, आप इनके थ्रू आएंगे। आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो इनके थ्रू जाएगा, आपको कोई इंपोर्ट करना है तो इनके थ्रू आएगा। तो इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। पहले क्या होता था, आप कस्टम से क्लियर हो गए तो एक्साइज में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ऐसा नहीं हो। अगर आप कस्टम से क्लियर हो रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन आगे जा रही है तो अगर कस्टम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्साइज या उन सब चीजों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वही चीजें यहां पर बताई है। Canalization of export and import, over the year a number of items of export and import have been canalized for export or import through specified public sector and agencies। तो canalize करने का मतलब क्या होता है, मतलब एक चैनल के अंदर लेके आना कि ये पर्टिकुलर गुड्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी और इनके अलावा जो गुड्स हैं वो फिर प्राइवेट पब्लिक जिसे जो करना है कर लीजिए। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस मतलब रिजर्वेशन कह लीजिए, कैनलाइजेशन वो उस तरह से की गई। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट 16 आइटम्स आर बीइंग डीकैनलाइज्ड इमीडिएटली। 16 आइटम्स जो है डीकैनलाइज कर दी गई, जो यानी जो पहले पब्लिक सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, जो अंडरटेकिंग थी, वो ही जो है उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती थी। अब वो घटाकर जो है अब कितनी कर दी गई, 16 से कम कर दी गई, मतलब 16 चीजें जो है अब ओपन छोड़ दी गई, उनको प्राइवेट पब्लिक जिसने जो करना है वो कर सकता है। सिमिलरली इंपोर्ट्स के अंदर 6 आइटम्स और प्लेस्ड ऑन ओजीएल व्हाइल 14 आर डीकैनलाइज्ड एंड लिस्टेड इन अपेंडिक्स 3। तो वो चीजें यहां पर बताई। एक्सपोर्ट हाउसेज एंड ट्रेडिंग हाउसेज सेटअप किए गए, ठीक है। द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेज एंड ट्रेडिंग हाउसेज एज इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके जो है आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को प्रोमोट करने के लिए बनाई गई थी। तो सारा आपको जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर एक्सपोर्टर, ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई हैं।
ये एनेक्सर्स हैं जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट एलिजिबल फॉर एडिशनल एग्जिम स्क्रिप्ट एंटाइटल टू 10% पॉइंट। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनके अंदर आप एडिशनल 10% जो है सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं? फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, काशू, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ऑल टाइप ऑफ कैंड बॉटल्स, पल्वराइज ट्रीटेड गोरगम्स वगैरह, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं? जो एनेक्सर 1 के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आप 10% एडिशनल स्क्रिप्ट इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये एक्सपोर्ट करने हैं या इंपोर्ट करवाने हैं तो इंपोर्ट होंगे, तो आप इसके अंदर जो है मान लीजिए मैंने 1,000 काजू जो है इंपोर्ट करवाए, तो उनकी जो पेमेंट है वो मैं सिक्योरिटीज दे के करूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए नॉर्मली मैं उसके अंदर 100 सिक्योरिटीज इशू करता, मैं यहाँ पर उसके अंदर 110 सिक्योरिटीज भी इशू कर सकता हूं। तो वही चीजें यहाँ पर दी हैं। ड्रग एंड ड्रग इंटरमीडिएरीज वो सब यहाँ पे, ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, हाई टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? एनेक्सर 1 के अंदर। एनेक्सर 2 के अंदर क्या है? वो इंपोर्टेड आइटम्स जो डीकैनलाइज की गई हैं। पहले ये चीजें ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर डाल दी गई। देखो पहले ये क्या था, ये अपना नॉन ओपन जनरल लाइसेंस के अंडर आती थी, यानी पब्लिक सेक्टर ही इनको ट्रेड कर सकता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता था। अब ये ओपन जनरल में आ चुकी हैं, अब इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस इसके अंदर अब एंटर कर सकती हैं। सिल्क वॉर्म, सोडियम बोरेट और ओल्ड शिप फ्लोर्स पर प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी दी हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स टू बी डीकैनलाइज, तो ये सारी चीजें, कैस्टर एंड ऑयल, पॉलीथिलियम, कोल एंड को, कलर पिक्चर ट्यूब्स एंड ये सब, देखो कितनी सारी चीजें हैं, शुगर। लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी जो है मैं आपको करवाता हूँ एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। आइए देखते हैं उसको क्या है वो। आई होप आप देख पा रहे हैं। तो ये देखो हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एग्जिम होता क्या है, तो आइए एक बार से फिर से समराइज कर देते हैं। एग्जिम पॉलिसीज को फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है? फॉरेन ट्रेड है ना। तो फॉरेन ट्रेड मतलब कि बाहर से हमारे क्या रिलेशन है, क्या ट्रेड है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, FTP। Basically, a set of guidelines and instructions regarding export, import and are framed by DGFT, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ये गाइडलाइंस इशू करता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाकर हमको देता है। कौन सी है? DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्या बनाता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज या एग्जिम पॉलिसीज। इट इज अनाउंस्ड एवरी 5 ईयर, 5 सालों के अंदर, मतलब हर 5 साल के अंदर ये नई दी जाती है। विच बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द अनाउंसिंग ईयर, तो जिस साल अनाउंस किया जाता है उस साल 1 अप्रैल से ही इफेक्टिव हो जाते हैं। अभी 2015 से 2020 की पॉलिसी एक्सपायर हुई थी, तो उसके बाद 2021 वाली पॉलिसी स्टार्ट हुई है। एवरी ईयर द गवर्नमेंट अनाउंसेज अ सप्लीमेंट टू दिस पॉलिसी, हर साल कुछ ना कुछ नए एडिशन सप्लीमेंट्स किए जाते हैं। द करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कवर्ड द पीरियड 2015 से 2020, ये खत्म हो गया, अब 2021 के बाद की नई पॉलिसी शुरू हुई हुई है। देखते हैं क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट एम्स टू डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड, तो इस तरह की चीजें हैं। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस लिए थी, क्या शब्द क्या है ये कि फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या किया जाएगा? उसको एनकरेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। और वही चीज हमने पढ़ते आए हैं कि स्कीम्स बनाई गई, इस तरह से उनको इंसेंटिव दिए गए, EOU सेटअप किए गए, EPZ सेटअप की गई, ये सारी चीजें क्या है? इंसेंटिव्स ही तो हैं। टू स्ट्रेंथन द बेस फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा, देखो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, सुबह के लेक्चर में क्या पढ़ा था, उतना जितना एक्सपोर्ट हो ज्यादा होगा इंपोर्ट से, उतना हमारा जो है क्या सरप्लस में रहेगा। जितना ज्यादा सरप्लस में रहेंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगी, उतनी ज्यादा हमारी में जो है इकोनॉमी की अच्छी होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो वही चीज कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट को प्रोमोट और सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमारी मतलब इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर पाएगी। टू फैसिलिटेट सस्टेन ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, तो सस्टेन ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट के अंदर वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंटरनेशनली कस्टमरी प्राइजेस। तो आप देख रहे हैं जैसे इंडिया के अंदर जो है Xiaomi, रियलमी, सैमसंग, ये सब बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर अपना डील करते हैं। 20-25 हजार में आपको बहुत अच्छा स्मार्टफोन आज के टाइम पे मिल जाता है। To provide consumers with good quality goods and services and internet, तो to provide access to essential raw material, intermediates, component and consumables, तो ये सारी चीजें जो है हमने अच्छे से कवर कर ली।
इसके बाद आते हैं हाइलाइट्स के ऊपर कि हाइलाइट्स क्या है। इंडिया टू बी मेड अ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रेड बाय 2020। तो 2020 तक जो है इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट बना था किसके अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर। यानी कि जैसे आप देखो कुछ चीजों के अंदर इंडिया जो है नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर बना है, जैसे राइस हो गया, ये सब चीजें होगी जो इंडिया ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इतना कि इंडिया के अंदर भी वो चीजें बनती हैं और बाहर भी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को टमाटर एक्सपोर्ट करने के अंदर इंडिया नंबर 1 पे है। तो इस तरह की चीजें हैं कि इंडिया को जो है थोड़े अच्छे लेवल के ऊपर लेके आना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरियस स्कीम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम MEIS, तो मीडियम एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेकर इस तरह की स्कीम्स लेके आई गई थी जिनसे मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस भी एक्सपोर्ट करने पर प्रोमोट की जा सके। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वुड रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बाय 25% एंड गिव बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्यू। तो आपने 25-75 वाला जो ऊपर पढ़ा था वो चीज यहां पर बताई गई है कि 25% तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो रिड्यूस कर दी गई थी। इस तरह की चीजें, अगर आपका जो है 30% रॉ मटेरियल, वो जो कंडीशंस ऊपर हम पढ़ के आए हैं वही चीज यहां पर बताई है। इनिशिएटिव आर टेकन फॉर बूस्टिंग SEZ, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये जो आपकी EOU और EPZ है ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही कंसीडर, क्योंकि मतलब उन्हीं का पार्ट कंसीडर किया जाता है। SEZ एक ब्रॉडर टर्म है, EPZ उसका एक पार्ट बन जाता है। ब्रांडिंग कैंपेन प्लान टू प्रोमोट एक्सपोर्ट इन सेक्टर वेयर इंडिया हैज ट्रेडिशनल स्टैंड, जो ट्रेडिशनल है हमारा हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उस चीज को प्रोमोट करना, जिस तरह से स्कीम्स बनाई गई हैं। रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 75% फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, वो चीज भी हमने कवर करी है। बूस्टिंग मेक इन इंडिया स्कीम, डिजिटल इंडिया और स्किल्ड इंडिया स्कीम, इन चीजों को प्रमोट करा गया है किनके द्वारा, इन एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के द्वारा। उसके बाद देखते हैं ये कई नई चीजें हैं। टारगेट टू डबल इंडियाज एक्सपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के अंदर हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसको ऑलमोस्ट डबल करने का यहाँ पर टारगेट है। ये चीज कब की गई थी, 2020 के बाद जो पॉलिसीज आई थी जो अभी चल रही है। Propose to promote export for defense material, farm produces eco-friendly product, textile and leather goods। अब देखो जैसे बहुत सारी डिफेंस की चीजें हैं, जैसे रफेल हो गया या हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल हो गई या सबमरीन्स हो गई, तो वो चीजें हम कहां से लेते हैं, किसी और डेवलप्ड कंट्री से लेते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ये सब, नेपाल वगैरह, ये कहां से अपनी डिफेंस सप्लाई लेती हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस से। तो इंडिया वाले इनको जो है, पाकिस्तान को तो खैर नहीं करता बट नेपाल बांग्लादेश को जरूर करता है। तो इस तरह के जो छोटे कंट्रीज हैं, जो हमसे छोटी कंट्रीज हैं, उनको कौन डिफेंस सप्लाई करता है, इंडिया। रिडक्शन ऑफ नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट जो वही एनेक्स ईयर में डीकैनलाइज की गई थी वो चीजें यहां पर बताई गई हैं, जो रिजर्व्ड थी किसके लिए, पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्राइवेटाइज कर दी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर कस्टम क्लियरेंस, तो सिंगल विंडो आपने बताया ना, मल्टीपल बॉन्ड्स थे, अब क्या है, सिंगल विंडो है। एक बार जो है एक ही जगह पर सारी क्लियरेंस हो जाती है, चाहे कस्टम की हो, चाहे एक्साइज की हो, चाहे GST की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, एक ही विंडो से आपकी सारी क्लियरेंस कर दी जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस, तो इस तरह की है, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। तो ये लेटेस्ट कुछ आपके ट्रेंड्स थे किसके अंदर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या कहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी या एक्जिम पॉलिसीज के अंदर। तो आई होप आपको एक्जिम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, उसमें मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल हो या कुछ ना समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई चीज अंडरस्टैंडिंग में रह जाती है कम, तो प्लीज मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करवा दूंगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।